हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, ये अपने पास होने वाला लेक्चर नंबर 04 क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हमने हर्मिटियन ऑपरेटर के बारे में पढ़ लिया था। इस लेक्चर के अंदर जो अपना स्टार्टिंग टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूनिटी ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर। हिंदी में आप लिखेंगे एक एक की संकारक, एक एक की संकारक। ठीक है, इसे यू कैप से भी लिखते हैं। ओके, इसमें देखो क्या होता है बेसिकली कि आपके पास मान लो, साइड में हटो थोड़ा सा, मतलब एक अलग जगह हो कि अपने पास कोई भी ऑपरेटर एक ए है, कोई भी क्या है, एक ऑपरेटर ए है। इसका अगर आप क्या कर दो, ए इनवर्स से गुणा कर दो। क्या कर दो, ए इनवर्स से। इनवर्स का मतलब क्या होता है, ये इसको फिनिश कर देगा। और जो आपके पास आइडेंटिटी होती है, मान लो एक है यहाँ पे आइडेंटिटी, तो कितना आ जाएगा, एक आ गया। आप बात समझे, कोई भी ऑपरेटर है उसका उसके इनवर्स से गुणा किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा ना। अब होता क्या है, अगर मान लो एक ऑपरेटर ए है और इसका आपने इसके डैगर से गुणा किया और वो क्या हो गया, एक हो गया, या आप कह दो आइडेंटिटी हो गया। तो ये जो ए डैगर है ना, ये जो ए डैगर है, यहां ये इसने किसका काम किया है, ए इनवर्स का काम किया है। क्योंकि एक कब होता, सार्वभौमिक सत्य क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, किसी को उसके इनवर्स से गुणा करो तो आइडेंटिटी आ जाएगा, एक आ जाएगा। ओके, और यहां क्या हुआ, ए डैगर से गुणा करने पे एक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डैगर था ना, उसने यहां पे किसका काम किया है, इसके इनवर्स का काम किया है। तो अगर ऐसा हो कि जो डैगर है आपका किसका काम कर दे, इनवर्स का काम कर दे, तो जो ऑपरेटर ए जो है वो कैसा कहलाएगा, यूनिटरी ऑपरेटर कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, यूनिटरी ऑपरेटर कहलाएगा। तो अगर जहां पे क्या हो कि जो डैगर है आपका, ए का डैगर है वो इनवर्स के बराबर आ रहा है ना, तो फिर जो ऑपरेटर ए है वो क्या कहलाता है, यूनिटरी ऑपरेटर कहलाता है, एक एक की संकारक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए सीधा सीधा, इसकी कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और कोई ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इतना है नहीं इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, ए डैगर बराबर आई कह दो, एक कह दो, है ना, आइडेंटिटी आएगी जो भी वहां अवेलेबल होगी। ये ए हो गया और ये ए कैप, ये मतलब ये ए का डैगर है और ये क्या है, ए कैप है। अगर ऐसा हो रहा है ना आपके पास, तो क्या होता है, ये ऑपरेटर आपका ए ऑपरेटर है वो कैसे कहलाएगा, यूनिटरी ऑपरेटर कहलाएगा। अब इसके लिए आप देखो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि ए का जो डैगर है ना, इसने यहां किसका काम किया है, ए इनवर्स का काम किया है। तो अगर ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है, चाहे ये फॉलो हो रही है, चाहे ये फॉलो हो रही है, दोनों कंडीशन किसकी है, यूनिटरी ऑपरेटर की है, एकांक की संकारक की है। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल दिखाता हूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। हाँ ऐसा पॉसिबल है, आ जाओ देखते हैं एग्जांपल में। आप देखो, ऑब्जर्व करो कि अपने पास एक ऑपरेटर है u कैप इजिकल टू ई टू पावर माइनस का आयोटा h कैप t बाय h कट, ये ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसका डैगर निकालो। डैगर कैसे निकलता है, आयोटा जगह माइनस आयोटा, और ये जो बाकी ऑपरेटर तो क्या है, सारे के सारे हर्मिटियन है, तो डैगर करोगे तो सेम ही आएगा, है ना। ये आ गया। अब करके देखो, u के साथ चाहे u के डैगर का गुणा करो या u डैगर के साथ u का गुणा करो, तो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस का आयोटा h कट t, ये बन जाएगा आयोटा h कट t बटा h। गुणा करोगे क्या आएगा, एक प्लस एक माइनस है, आधार समान तो घाते जुड़ जाएगी, तो e की पावर में ये दोनों आ जाएंगे, दोनों क्या है, प्लस माइनस है, तो कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, e की पावर 0, मतलब ये क्या आ गया, आई कैप। समझ रहे हो ना, ये क्या है अपने पास, एग्जाम्पल है किसका, यूनिटरी ऑपरेटर का। ओके, इसके बाद अपने पास आता है स्टेट फंक्शन। अगला टॉपिक है, नया टॉपिक, स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन। स्टेट फंक्शन, हिंदी में आप लिख दो अवस्था फलन। ठीक है, जैसे देखो कोई भी सिस्टम है या कोई भी पार्टिकल है, ओके, वो क्या होगा, कोई ना कोई अवस्था में होगा, है ना, उसकी अवस्था है। अगर उसकी अवस्था को रिप्रेजेंट करने वाला एक वेव फंक्शन हो अपने पास, वेव फंक्शन क्या करेगा कि वेव फंक्शन क्या है अपने पास, किसी भी वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है। आप कैसे कह सकते हो, तो मान लो कोई भी पार्टिकल कोई स्टेट के अंदर है, तो और उस स्टेट को हम किसी वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वो जो वेव फंक्शन है वो उस सिस्टम का क्या कहलाएगा, स्टेट फंक्शन कहलाएगा। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो उस सिस्टम की स्टेट को क्या कर दे, रिप्रेजेंट कर दे, अवस्था को क्या कर दे, प्रदर्शित कर दे, तो क्या कहलाएगा, अवस्था फलन कहलाएगा, या आप कह दो स्टेट फंक्शन कहलाएगा। समझ रहे हो बात। अब स्टेट फंक्शन है, इसे क्या बोलते हैं, अवस्था फलन बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर लिखो, क्वांटम मैकेनिक्स में लिखो, क्वांटम मैकेनिक्स में प्रेजेंट, क्वांटम मैकेनिक में प्रेजेंट स्थिति या स्टेट, क्वांटम मैकेनिक में प्रेजेंट स्थिति या स्टेट को बताने वाला फंक्शन,
क्वांटम मैकेनिक्स में स्थिति, क्वांटम मैकेनिक, अब मैंने क्या बोला था मुझे याद तो नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स में स्थिति या स्टेट को बताने वाला फंक्शन स्टेट वेव फंक्शन कहलाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में स्थिति या स्टेट को बताने वाला फंक्शन स्टेट फंक्शन कहलाता है। इंग्लिश में लिख लो, स्टेट ऑफ ए फिजिकल सिस्टम, स्टेट ऑफ ए फिजिकल सिस्टम, मैं भी लिख देता हूं, स्टेट ऑफ ए फिजिकल सिस्टम, स्टेट ऑफ ए फिजिकल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, is represented by a wave function, a wave function psi x y z t, also known as the state function, the state function। क्या समझिए आप कि आपके पास एक सिस्टम है, एक फिजिकल सिस्टम है, उसकी कोई स्टेट है, उसको अगर आप एक वेव फंक्शन साई एक्स वाई जेड टी से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो आपका जो साई एक्स वाई जेड टी है ना, ये क्या कहलाएगा, स्टेट फंक्शन कहलाएगा, अवस्था फलन कहलाएगा। ठीक है, और मान लो कोई पार्टिकल है, वो कभी इस स्टेट में, कभी इस स्टेट में, कभी इस स्टेट में और कभी इस स्टेट में है, कभी कहाँ है, पहली स्टेट साई वन में है, कभी दूसरी स्टेट क्या है, साई टू में। तो इसकी जो कंबाइन आप स्टेट लिखोगे वो कैसे लिखोगे, C1 साई वन प्लस C2 साई टू, मतलब कभी इस स्टेट में हो सकता है इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से, और इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से किसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, फिर अपना इसमें हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो साई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, C1 साई वन प्लस C2 साई टू। ओके, यहाँ क्या है, ये पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था, ये C1 C2 होगा ना, वो इसके कोफिशिएंट कहलाएंगे, जो आगे जाकर के अपने बहुत काम आएंगे, वो बातें अपने वहीं करेंगे। ओके, इसके बाद अपने पास नया टॉपिक आता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू, पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी खूब ध्यान रखें। ठीक है, आपकी छोटी सी गलती, जैसे सर्दियों में आप ठंडा पानी पी लेते हो, ठीक है, ठंडे पानी से नहा लेते हो, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, रात को पंखा चला के सो गए तेज, है ना, कंबल नहीं ओढ़ा, चादर नहीं ओढ़ी आपने, तो उससे आपको जुकाम हो जाता है, फिर बुखार भी हो जाती है, और उससे आपके लगभग 10 दिन खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें, खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखें, समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू करें। ठीक, अगला जो अपना टॉपिक है वो आता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, हिंदी में लिख लो प्रत्याशा मान। क्या, प्रत्याशा मान। अब एक बात सुनो ध्यान से, कि अपने पास एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, मान लो मोमेंटम, क्या है, मोमेंटम है, ठीक है ना। अब इस कोई पार्टिकल है, जा रहा है, इसका मोमेंटम ज्ञात करते हैं ना, इसका मोमेंटम ज्ञात करते हैं, और आपको क्या मिल जाता है, p मिल जाता है। ठीक, अब देखो इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है या अपने पास प्रत्याशा मान है, वो क्या होता है, सुनो। आपने क्या किया, ऐसे लाखों करोड़ों सिस्टम ले लिए, ऐसे आइडेंटिकल सिस्टम लिए, कितने, लाखों करोड़ों, और सबके अंदर क्या किया आपने, p का मान ज्ञात किया, इसमें कुछ आएगा, इसमें कुछ आएगा, क्योंकि हल्की फुल्की एरर आपको बताया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आ जाती है, वो एरर नहीं है, उसको आप एपरेटस ठीक करके नहीं कर सकते, वो नेचुरली है, वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर होता ही है। ठीक है, तो इसमें P1 आ रहा है, इसमें P2 आ रहा है, इसमें P3 आ रहा है, इस तरीके से चलते चलते लास्ट में कितना आ जाएगा, P अनंत आ जाएगा। इन सब का जब आप एवरेज लोगे, इन सब का आप जब एवरेज लोगे तो आपको क्या मिलेगा, P का एक्सपेक्टेशन मिलेगा। तो क्या समझे आप, किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल की किसी स्टेट में मोमेंटम ज्ञात करना है ना, किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल के लिए उसकी क्वांटिटी ज्ञात करना किसी स्टेट के अंदर, और वैसे आइडेंटिकल हजारों करोड़ों आप सिस्टम ले लो, तो फिर उसका जो एक्सपेक्टेशन लोगे आप, मतलब पहले में P1 आया, दूसरे में P2 आया, तीसरे में P3 आया, अब इनका क्या करो, एवरेज लो, औसत लेके आओ, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी मोमेंटम की वो क्या कहलाएगी, P एवरेज कहलाएगी, या कह दो P एक्सपेक्टेशन कहलाएगी ना, इसको इस तरीके से लिखते हैं। और ये क्या है, मोर एक्यूरेट है, मोर क्या है, एक्यूरेट होती है, मोर एक्यूरेट है ना। अब आपने ये चीज देखी होगी, ऑब्जर्व की होगी कि कोई भी प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, पहली बार किया, दूसरी बार किया, दोनों का एवरेज ले लो, तो वो क्या है, ज्यादा अच्छे मान की तरफ जाता है, ज्यादा सही मान की तरफ जाता है। तो इस तरीके से लाखों करोड़ों बार जब उसका एवरेज, लाखों करोड़ों बार ज्ञात करके जब एवरेज लोगे तो आप लगभग एक स्टिक वैल्यू की तरफ पहुंच जाओगे। यही क्या है अपने पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। इसमें आप लिखो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a measurable, the expectation value of a measurable dynamical variable, the expectation value of a measurable dynamical variable
वेरिएबल इज द एवरेज वैल्यू ऑफ measurement of a performed on a identical ensembles मतलब समझ गए। आपने इसकी क्या ले ली, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे आपने लाखों करोड़ों सिस्टम लिए और उसके लिए आपने उस फिजिकल एब्जॉर्बिलिटी की वैल्यू निकाली, फिर उसका एवरेज कर दिया, तो आपके पास क्या जाती है, इसकी अपने पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये स्लाइड गलती से मेरे से इरेज हो गई, तो ये आप लेक्चर में तो है ना, वहां से लिख लेंगे। मैं ये टॉपिक की हेडिंग यहाँ पे डाल देता हूँ दोबारा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ना, प्रत्याशा मान, ओके। इसमें आप देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो एक अपने पास क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, क्वांटिटी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर क्या है, उसके कोरस्पॉन्डिंग अपने पास ऑपरेटर ए कैप है। ठीक है ना, तो ये जो ए कैप है इसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा, इसका एक्सप्रेशन आएगा, मान लो आपको स्थिति आई इनिशियल से फाइनल एफ, इसके बीच में इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी जो स्टेट है वो है साई स्टार, साई है तो पहला क्या हो जाएगा, साई स्टार, इधर आ जाएगा साई स्टार, साई इधर आ जाएगा अपने पास डीवी। ओके, ये डिपेंड करता है 1D है तो डीवी, और 3D है तो डीवी, 2D है तो डीए, और 1D है तो डीएक्स या डीएल कह दो आप। और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टार आर टी, साई आर टी डी वी। समझिए आप, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, आई से एफ तक इंटीग्रेशन करेंगे आप, साई स्टार साई डीवी डिवाइड बाय माइनस इन्फिनिटी नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन है ना, परसमनीकरण वाली कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ जो ए कैप है ये कहाँ रहेगा, ये मैंने यहाँ जगह छोड़ी है, यहाँ आएगा, समझ रहे हो ना। साई से पहले क्या आएगा, ए आएगा, साई से पहले क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, और उससे पहले साई स्टार आ जाएगा। कंडीशन आई से एफ, आई से एफ क्या कह रहा है, आई से एफ आपको ये कह रहा है कि आपने इस स्टेट से इस स्टेट के बीच में क्या किया है, ज्ञात किया है। क्यों होता है ना, बॉक्स है, जैसे ए से ओ, जीरो से ओ, ए लंबाई का क्या है बॉक्स है, जीरो से ए लंबाई का बॉक्स है, आपको बोल दिया a/2 से a के बीच में क्या ज्ञात करो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात करो, तो आप लिमिट क्या लगाओगे, a/2 से a, वो आपके पास यहाँ पे क्या है, अपने पास i से लेकर के f है। ठीक है, अब देखो हो सकता है आप जो स्टेट फंक्शन या वेव फंक्शन यूज कर रहे हो वो क्या हो, नॉर्मलाइज्ड हो। इफ यदि साई इज नॉर्मलाइज्ड, काम का क्या है, थ्योरी लिखवा रहा हूं ना, लगभग थ्योरी कोई काम की नहीं होती, उसमें एक आधा कॉन्सेप्ट हो तो वो अलग बात है, बाकी सारे के सारे फॉर्मूले आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, आप क्वेश्चन देखना, अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हो आपके लिए मैटर ही नहीं करता थ्योरी में क्या था, सही बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन करोगे आप, यहाँ करोगे, टेस्ट में करोगे, है ना, और असाइनमेंट में करोगे, पीवाईक्यू में करोगे, अगर वो बन रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है थ्योरी की आपको। अगर साई नॉर्मलाइज हो तो क्या होगा, साई नॉर्मलाइज हो तो हम जानते हैं साई स्टार क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, अरे हो तो जाता है, पर यहाँ क्या लेना पड़ता है, ऑल स्पेस का इंटीग्रल, या कह दो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक। अगर ये 1 होगा तो नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा, आई से लेकर के एफ साई स्टार आर टी ए कैप साई आर टी डी वी। ओके, तो अगर आप ये यूज कर रहे हो ना तो आपको नॉर्मलाइजेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा रख दो, ये नीचे वाला है ना इसका काम अपने आप कर देगा, है ना। अगर नॉर्मलाइज है तो ये 1 हो जाएगा, नॉर्मलाइज नहीं होगा तो ये कोई ना कोई आपको कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा, समझ रहे हो। अगर अपने पास साई नॉर्मलाइज नहीं है ना तो भी क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला सही है ना, ऐसा नहीं सोचना कि साई को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, नहीं, इसमें आप सीधा यूज करो, अपना काम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है, साई इज नॉट मेडेंटरी टू बी नॉर्मलाइज्ड इन दिस फॉर्मूला, और इस लेक्चर के अंदर अपने काफी क्वेश्चन भी करेंगे, लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई। ओके, इसके बाद अब देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू अलग अलग सबकी देखते हैं, जितने फिजिकल वेरिएबल है इन सब की एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखते हैं, किसको कैसे लिखते हैं, आ जाओ। इसके अंदर आपके पास जो पहली आती है वो आती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। ठीक है, अपने पास ऑपरेटर आर कैप है,
पोजीशन के लिए। इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे तो कैसे आएगा अपने, चलो साई स्टार आर साई डीवी। ओके, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, यहाँ आई से एफ है, मतलब जो लिमिट दी होगी ना वो यहाँ लगेगी, नीचे तो पूरा का पूरा ही आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख दो या ऑल स्पेस लिख दो। यहाँ क्या आएगा साई स्टार साई डी वी, नॉर्मलाइज होगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। इफ साई क्या है नॉर्मलाइज्ड पर सामान्यीकृत है तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार आर साई डी वी। ओके, और यहां देखो आर क्या है, आर तो सीधा गुणा ही होता है तो इसको आगे भी लिख सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा साई स्टार साई डी वी। और देखो साई स्टार साई को क्या लिखते हो, साई का मोड का स्क्वायर है ना, तो ये क्या आ जाएगा साई मोड का स्क्वायर डी वी। यहां ध्यान रखना जो साई आपका फलन था किसका, आर कोमा टी का, तो इसके मोड का स्क्वायर डी वी। ये आपके पास क्या आती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है किसकी, पोजीशन की। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद आती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम क्या होती है, मोमेंटम का ऑपरेटर ले लो, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो तो क्या आएगा अपने पास साई स्टार, ये आर टी है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इधर क्या आ जाएगा पी वाला ऑपरेटर है ना, और साई और इधर डीवी, नीचे इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डीवी, नीचे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। ओके, ये अपने पास आ जाएगा। अब वही बात है, अगर नॉर्मलाइज हो तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाला 1 हो जाएगा, नॉर्मलाइज नहीं होगा तो पड़ा रहेगा है ना, मतलब ये सोल्व करके लिखना पड़ेगा। ये अपने पास आ गया। अब जो P है ये ऑपरेटर का मान आपको बताइए तो वो लिख दो यहाँ पे, क्या आएगा माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल। अब डिपेंड करता है V है ना 3D में चल रहे हैं ना, तो ये क्या आएगा, ये आएगा डेल, क्या आएगा डेल आएगा। 1D में चलता तो डेल बाय डेल एक्स आ जाता, तो यहाँ डी साई और ये आ गया डी। ठीक है, थोड़े से ये कचरा हो गया यहाँ पे, इसको मैं सही कर देता हूँ। 3D है तो डेल आएगा और 1D है तो डी बाई डी एक्स आएगा। ये अपने बहुत बार डिस्कस हो चुका है ना, इसमें कोई भी नई बात है नहीं। ओके, अब ये आ गया अपने पास किसकी वैल्यू आ गई है, P की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई। अब PX की पूछ ले तो कंपोनेंट भी तो पूछ सकता है, तो कंपोनेंट में क्या आएगी PX की एक्सपेक्टेशन निकालोगे आप तो सिंपल सी बात, डेल की जगह इस बार क्या होगा डेल अपॉन डेल एक्स होगा, डेल अपॉन डेल एक्स साई डीवी। डीवी नहीं सर, इस बार क्या आएगा dx आएगा है ना, 1D की बात हो रही है अपने। या चलो पूरे के पूरे स्पेस में ही पूछ ले, पर ये पूछ x के लिए तो यहाँ पे dv रहेगा, बाकी जो आएगा ना जब क्वेश्चन आएंगे आप समझ जाओगे है ना। पूरे के पूरे स्पेस की बात हो रही है, पर मोमेंटम का सिर्फ x घटक ही पूछा है। ओके, इसी तरीके से py होगा, वो कितना आ जाएगा, वो आएगा साई स्टार अपने पास आयोटा एच कट डेल साई बटा डेल वाई डीवी। इसी तरीके से आप जो पी जेड का कैप है ना वो भी आप लिख सकते हो ना, ठीक है लिख सकते हो। अब इसके बाद क्या आती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या आएगी, एनर्जी का ऑपरेटर सही आएगी है ना, लगाओ साई स्टार, एनर्जी का ऑपरेटर क्या था आयोटा प्लस है नहीं प्लस आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी, इधर साई इधर डीवी, नीचे वाला सारा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी वी। ओके, यहाँ पे साई जो है वो क्या है एक्स टी है पूरा है ना, बताने की जरूरत है नहीं। अगर ये नॉर्मलाइज है तो नीचे वाला चला जाएगा 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा साई स्टार, आयोटा एच कट को आप बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा डी साई बटा डी टी, ये आ जाएगा डी वी। ओके, इसी प्रकार आपको अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को कैसे लिखते हो आपको बताइए है ना, आयोटा है तो माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा होता है ना माइनस आयोटा, तो माइनस का माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर का माइनस एक और डेल का डेल स्क्वायर, तो अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका जो ऑपरेटर होता है उसको कैसे लिखते हो आप, कुछ इस तरीके से लिखते हो। P का मान क्या होता है माइनस का आयोटा एच कट डेल इसका स्क्वायर बटा
2m इसका स्क्वायर करोगे तो आयोटा का स्क्वायर, एच कट का स्क्वायर, डेल का स्क्वायर बटा 2m, आयोटा स्क्वायर कितना था माइनस, तो ये माइनस का आएगा एच स्क्वायर बाय 2m और डेल का स्क्वायर। तो अपने पास t की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी, अगर नॉर्मलाइज फंक्शन है नीचे वाला तो सीधा यही आ जाएगा, ऊपर वाला बचेगा है ना, सीधा लिख दूं साई स्टार, आगे क्या बच गया, आगे जो भी है कांस्टेंट है बाहर आ गया, इधर क्या है साई स्क्वायर, इधर डी साई और इधर डीवी। ये अपने पास क्या आ गया, टी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई। ओके, इसके बाद आती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान। इसमें आप देखें कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, ये आएगा अपने पास v का एवरेज बराबर नीचे वाला, अगर सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मलाइज है तो नहीं आएगा, और नॉर्मलाइज है तो अपने पास आ जाएगा, है ना, सॉरी नॉर्मलाइज नहीं है तो नीचे आ जाएगा, और नॉर्मलाइज होगा तो नीचे वाला 1 हो जाएगा। ओके, तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके पास, है ना, साई स्टार v जो भी है अपना जो पोटेंशियल एनर्जी का जैसी भी ऑपरेटर है वो यहां आ जाएगा, और इधर आ जाएगा साई और इधर आ जाएगा डीवी। ये अपने पास क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, इसके बाद अपने पास आता है नया टॉपिक, इसका अब पोटेंशियल ये जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इसके न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कर लें क्या, कर लें न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तो इसके कर लेंगे अपने, कोई दिक्कत है नहीं। अपने पास एरनफेस्ट थ्योरम है वो भी पढ़ लेंगे, आज वो पढ़ लेते हैं ना, थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। थोड़ा सा जब आप न्यूमेरिकल करने बैठो ना, थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज होना जरूरी है ना, टॉपिक ज्यादा पढ़े हुए होना जरूरी है, क्योंकि जब कंफ्यूजन होगा तभी तो कंफ्यूजन दूर होगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है, एरनफेस्ट थ्योरम, EHRENFEST थ्योरम, हिंदी में लिख सकते हो आप एरनफेस्ट, फेरेस्ट होता है या फेरेस्ट होता है, ऐसा कुछ होता है, एरनफेस्ट थ्योरम ही है थ्योरम। ओके, एरनफेस्ट थ्योरम क्या कहती है, देखो अपने पास इस चीज को आप ढंग से समझना, क्या कहना समझना, देखो अपने पास P इजिकल टू क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में mv होता है ना, P इजिकल टू क्या होता है, mv होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो इसी के लिए क्या कह रही है क्वांटम, क्या कह रही है कि अपने पास क्लासिकल मैकेनिक्स में जो इक्वेशन है, जैसे कि मान लो P इजिकल टू mv है, ओके, और आप mv को क्या लिखते हो, m dr/dt, ठीक है, वेक्टर में है तो इसको लिख दो आप वेक्टर में। ओके, तो अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स की इक्वेशन है उसके अंदर जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, उसके अंदर जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, इसको क्या कर दो, इनके ऑपरेटर से रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो, इनके ऑपरेटर से रिप्लेस कर दो, और फिर इनका क्या ले लो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लो, फिर इनकी क्या निकाल लो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लो, बाहर निकालोगे टी तो कांस्टेंट ही रहता है, तो ये क्या बनेगा, तो जो इक्वेशन बनी ना, इस इक्वेशन को कौन फॉलो करेगा, आपकी क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो करेगी। क्या समझे आप ये बात समझे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो अपने पास इक्वेशन थी उसके अंदर जो भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल है उनके ऑपरेटर को लिख करके उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बना ली जाए, तो जो इक्वेशन बनेगी उसे कहां फॉलो किया जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में फॉलो किया जाएगा। अर्थात अपने पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स वाली इक्वेशन थी उनको भी क्या कर रही है, क्वांटम मैकेनिक्स से फॉलो कर रही है, बस अंतर इतना है, वहां क्या थे, सीधे के सीधे फिजिकल ऑब्जर्वेबल थे, यहां क्या है, उसका ऑपरेटर है और उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, एरनफेस्ट थ्योरम है। ओके, इसमें दो इक्वेशन अपने पास मेन है, एक तो ये वाली है, एक अपने पास संवेग वाली होगी, एक होती है जो संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के, और बल को कैसे लिखते हो, माइनस का डेल v या डेल u, जहां पे u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, u क्या है अपने पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, कैप का एक्सपेक्टेशन ये dt बराबर माइनस का डेल u का एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास दोनों थ्योरम आ जाएगी। ठीक है, इनके प्रूफ आपके है नहीं, पेपर में आपको प्रूफ पूछेंगे नहीं, बस स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। एक तो ये है, एक अपने पास ये वाला है। ठीक है, ये इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में लिखा देता हूं। ओके, तो इसको आप लिख लो, लिखो आप,
इंग्लिश में लिखवा देता हूं, ठीक है, फिर इसको हिंदी में समझा दूंगा। लिखो आप, अकॉर्डिंग टू एरेनफेस्ट थ्योरम, मैं भी लिख देता हूं साथ साथ में, अकॉर्डिंग टू एरेनफेस्ट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू एरेनफेस्ट थ्योरम, थ्योरम state that if the देखो आपको चीजें समझ में आ गई ना, फॉर्मूले समझ में आ गए, सही है, थ्योरी कोई काम की नहीं है आपके, पर थोड़ा सा पढ़ो जब चीजें आसान रहेगी, है ना, इसलिए मैं लिखवा देता हूं। इफ द डायनेमिकल वेरिएबल, इफ द डायनेमिकल वेरिएबल, डायनेमिकल वेरिएबल इन द इक्वेशन ऑफ, इन द इक्वेशन ऑफ मोशन, equation of motion of a particle, of a particle in classical mechanics, classical mechanics replaced by पढ़ दो दोबारा, according to Einstein's theorem if the dynamical variable in the equation of motion of a particle in the classical mechanics replaced by the corresponding operator, then the expectation value, of operator, then the expectation value of operator obeys the same equation in quantum mechanics, as the dynamical variable इन क्लासिकल मैकेनिक्स। अब देखो इसको समझाता हूँ आपको, क्या क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है, हिंदी में लिखना तो आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू एरेनफेस्ट थ्योरम, एरेनफेस्ट थ्योरम के अनुसार यदि भौतिक चर चीरसम्मत भौतिकी की अवस्था समीकरण में उसके ऑपरेटर से उसके संकारक से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो वो भी क्वांटम मैकेनिक्स में ठीक उसी समीकरण को फॉलो करेगा जैसे कि उसने क्लासिकल मैकेनिक्स में की थी, बाकी मैंने आपको समझा दिया है ना, यहाँ पे समझा दिया, इसको इतना आप समझने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर लिख लो आप सीधा, जो स्टेटमेंट आए थे ना, जो मैंने समझाए भी थे, वो सीधा लिख लो। P है, ठीक है, वेक्टर है, इसका क्या निकालना है आपको, एक्सपेक्टेशन निकालना है, P का एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो कैसे आएगा, mdr वेक्टर बाय dt, इसको वेक्टर ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे ऑपरेटर आना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। और दूसरी क्या होती है, तो होती है पहला स्टेटमेंट है, ये एरेनफेस्ट का कौन सा स्टेटमेंट है, पहला, और ये कौन सा लिख रहे हैं यहाँ पे, दूसरा, तो ये आ जाएगा डी पी बाय डी टी बराबर माइनस का डेल बी, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर आ जाएगा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट आपको जो पूछ सकता है, निम्न में से कौन से एरेनफेस्ट के थ्योरम है, एरेनफेस्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आपको इसी तरीके से लिख पाएंगे, ओके। ये क्या है, एफ का एक्सपेक्टेशन आ गया। इसके बाद लिखो, अगली लाइन लिखो, पहले लिखो फिर समझाता हूं। एरेनफेस्ट थ्योरम provides an example of correspondence principle, ठीक है।
देखो एरनफेस्ट थ्योरम होती है ना, वो कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल को भी समझाती है। ये थोड़ा सा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। देखो जब आप एक पार्टिकल को लेके चलते थे क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्या लेके चलते थे, क्लासिकल मैकेनिक्स में लेके चलते थे, उसका आप क्या निकालते थे, मोमेंटम निकालते थे, है ना। पर क्वांटम मैकेनिक्स में आप क्या निकाल रहे हो, पी का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, पी का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो। मतलब यहाँ पे क्या है, पी का मान सिर्फ पी नहीं आएगा, P1 भी होगा, P2 भी होगा, P3 भी होगा। अब इतनी सारी चीजें हैं, मतलब आप किसी एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, आप एक वेव की बात नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, आप वेव पैकेट की बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो, वेव पैकेट की बात कर रहे हो। वेव पैकेट कहां से आया, अनसर्टेनिटी से। कहां से आया, अनसर्टेनिटी से। अनसर्टेनिटी क्या कहती है कि पी हो ही नहीं सकता, सिंगल हो ही नहीं सकता, बहुत सारे होंगे, है ना, बहुत सारे होंगे। तो अपने पास जो एरनफेस्ट थ्योरम है, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, वो थोड़ा सा हमें कहां लेके चलती है, वेव पैकेट की तरफ लेके चलती है। कहां लेके चलती है, एरनफेस्ट थ्योरम और एक्सपेक्टेशन वैल्यू थोड़ा सा वेव पैकेट की तरफ लेके चलती है। ओके, अब एक चीज और देखो, एक चीज यहां पे क्या है, जब क्वांटम वेरिएबल, जब क्वांटम संख्या बताने वाला जो भी नंबर है, मान लो n है, इसका मान कहां जाता है, अनंत की तरफ जाता है। इसका मान कहां जाता है, अनंत की तरफ जाता है। तो आपकी जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो किसकी तरफ चली जाती है, क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ। ये बात मैंने कैसे कही, आ जाओ देखो। अपने पास हाइड्रोजन एटम के आपको परमाणु स्तर याद होंगे, होंगे ना। पहला कितना था, 13.6। दूसरा 4 का भाग लगाओगे तो 4 × 12 तो माइनस का 3.4। तीसरा 9 का भाग लगाओगे तो 9 × 9 1.54, ऐसा मान लो, है ना। ये लिखते कैसे हैं, ये लिखते हैं -13.6 n² से, ठीक है। अब देखो अगर आप n क्या कर दो, अनंत कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, n इनफाइनाइट कर दो, ये कितना हो गया, 0। फिर अगला n क्या कर दो, अनंत करो, या अनंत प्लस 1 कर दो, ओके, तो ये फिर क्या आएगा, 0। तो ये अपने पास जब आप इसकी तरफ जाओगे ना, जो ऊर्जा गैप होगा ना, वो क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। ऊर्जा गैप क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो हायर एनर्जी स्तर पे आपको ऊर्जा स्तर कैसे मिल गए, सतत मिल गए। क्या मिल गए, सतत मिल गए। यही तो कहती है क्लासिकल मैकेनिक्स। मतलब आप क्या समझे, अगर क्वांटम मैकेनिक्स में आप क्या कर रहे हो, n = इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हो, n = इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हो, तो आपको जो ऊर्जा स्तर मिलते हैं ना, वो कैसे मिलते हैं, सतत मिलते हैं। आप कहां चले जाते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स में चले जाते हो। इसी तरीके की अपने पास बहुत सारी चीजें आगे भी आएगी। एक एग्जांपल और दूं, एक एग्जांपल और ऐसे देखो, जो अपने पास एंगुलर मोमेंटम होता है किसी फलन का, कैसे लिखते हो, √LL+1, है ना, h कट अपने पास साई, ऐसे लिखते हो मान लो, ठीक है। अब क्या है, n मान लो बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है, तो l क्या होता है, आपको याद होता है n-1 होता था, तो l भी बहुत बड़ा है, तो ये क्या हो गया, L² का रूट क्या आएगा, L h कट साई। समझ गए आप। अब क्या आ गया, l क्या होता है, mvr, है ना। तो जो अपने पास, और ये क्या है, l क्या है, लगभग n के इक्वल ही है, तो ये क्या बना, NH कट बना। तो अपने पास जो l था वो क्या आया, NH कट आ गया, सिंपली। समझ रहे हो ना। मतलब यहां कहने का मतलब मेरा इतना ही है, सिर्फ और सिर्फ जब n का मान अपने इनफाइनाइट की तरफ लेके जाते हैं, तो आपका जो भी क्वांटम मैकेनिक्स है वो कहां चली जाती है, क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ चली जाती है, ठीक है ना। आपको याद हो तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जब फिजिक्स स्टार्ट की थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वहां क्या लिखा था, mvr = NH कट लिखा था, आपको याद है। तो ये लो NH कट आ गया यहाँ पे, ये क्या आया, LL+ बनाया, ये क्या आया, L² आया, L क्या है, n की इक्वल है, तो ये कितना बन गया, NH कट बन गया, ठीक है ना। मतलब जब भी n ज्यादा कर दोगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप, तो आप कहां पहुंच जाओगे, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आप पहुंच जाओगे। यही आपकी एरनफेस्ट थ्योरम में कहती है, ठीक है। इससे आगे लिखें, इससे आगे लिखो भाई, आ जाओ, इससे आगे लिखते हैं, यहां लिख दो, व्हेन क्वांटम नंबर टेंस टू इन्फिनिटी, क्वांटम नंबर टेंस टू इन्फिनिटी, क्वांटम मैकेनिक्स टेंस टू क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना। आपकी जो आधुनिक भौतिकी है वो चिर समत भौतिकी की तरफ चली जाती है। अब जाने का मतलब क्या है, ये कब जाएगी, ये जाने का मतलब है जब आपका H क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। क्वांटम मैकेनिक्स का क्लासिकल मैकेनिक्स में जाने का मतलब क्या, ट्रांजिशन किससे हो रहा है, ये H = 0 से हो रहा है। H = 0 रख दो, आप क्वांटम मैकेनिक्स से कहां पहुंच जाओगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में पहुंच जाओगे। कैसे, याद करो, del x del px > h/2, h 0 है तो ये क्या हो गया, 0। मतलब दोनों के अंदर जो एरर का गुणा है वो कितना होगा, मिनिमम 0 हो सकता है। तो दोनों को आप क्या कर सकते हो, प्रीसाइजली मेजर कर सकते हो। और मेजर करने की बात कौन कहता है, प्रीसाइजली ढंग से मेजर करने की बात कहती है क्लासिकल मैकेनिक्स, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, हमेशा क्या होंगे, उधर एरर होंगे। आप समझे मेरी बात, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा लिख लो, जो क्वांटम मैकेनिक्स का क्लासिकल मैकेनिक्स में जाने का मतलब क्या है, ये कब जाएगी, ये जाने का मतलब है जब आपका H क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। क्वांटम मैकेनिक्स का क्लासिकल मैकेनिक्स में जाने का मतलब क्या है, ये कब जाएगी, ये जाने का मतलब है जब आपका H क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ये बात मैंने आपको बता दी है ना कि अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स है थोड़ी सी वो कैसे चलती है, अनसर्टेनिटी लेके चलती है, वेव पैकेट के रूप में चलती है। ये भी आप थोड़ा लिख लो, जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये किसको लेके चलती है, वेव पैकेट कॉन्सेप्ट को लेके चलती है। ठीक है, जो मैं आगे समझाता हूँ आपको स्लाइड पे वो आपको लिखने की नीड नहीं होती, पर जो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ वो आपको लिखने की नीड होती है। ठीक है ना, जो मैंने लिख दिया और मैंने इरेज नहीं किया तो वो आपको अपनी जो नोट्स बना रहे हो आप उसके अंदर लिखना है। ठीक है ना, ये ऐसे होता है। इफ क्या हो, इफ क्या कर रहे हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और क्वांटम को आप कहाँ ले जा रहे हो, क्लासिकल में ले जा रहे हो, तो आपका जो h होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, डेल एक्स डॉट डेल डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, या फिर डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज इक्वल टू 0, या आप कह दो एक्स कोमा पी एक्स कैन बी measured precisely, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो नया टॉपिक आता है वो आता है आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन, और मुझे लगता है हम ये पढ़ चुके हैं, पर यहां मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये आपको थोड़ा सा आगे जाके आप समझोगे। आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ये पढ़ चुके हैं हम, फिर भी हल्का सा इसका जिक्र कर लेंगे। आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर देखो बेसिकली होता क्या है कि मान लो आपके पास एक ऑपरेटर है। ठीक है ना, क्या है, एक ऑपरेटर है ए, वो आपने किसी वेव फंक्शन साई पे लगाया और आपको क्या मिल गया, ए साई मिल गया। क्या मिल गया, ए साई मिल गया। अब यहाँ दो केस हो सकते थे। ठीक है ना, कि आपने ए साई पे लगाया, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ए साई ही मिल जाए, है ना, वही वेव फंक्शन दोबारा मिल जाए, आगे कुछ कांस्टेंट या और कुछ आगे। और दूसरा क्या है कि वो वेव फंक्शन वही ना मिले, कोई और वेव फंक्शन आ जाए। तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, ये जो साई है ए का क्या कहलाएगा, आइगन फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइगन फंक्शन कहलाएगा, है ना। ए का क्या कहलाएगा, ऑपरेटर ए का आइगन फंक्शन कहलाएगा। इस केस में आइगन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो इसे आप क्या कहोगे, साई इज ए आइगन फंक्शन, ए आइगन फंक्शन ऑफ ए। ठीक है ना, जो साई आपके पास वो क्या है, आइगन फंक्शन है किसका, ऑपरेटर ए का। और इसी के साथ क्या कहोगे, और जो ए है आपके पास ये वाला ए है ना, ए इज आइगन वैल्यू ऑफ ए कैप corresponding to eigen function psi, corresponding to eigen function psi। आप समझे कि ऑपरेटर ए था, आपने वो साई पे अप्लाई किया तो ए साई मिला, तो जो साई होगा वो क्या कहलाएगा, आइगन फंक्शन कहलाएगा किसका, ऑपरेटर ए का। और जो आपके पास यहाँ पे छोटा वाला ए जो आ रहा है, स्मॉल ए जो आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यू कहलाएगा किसकी, ऑपरेटर ए की। किसके कोरस्पोंडिंग, साई के कोरस्पोंडिंग। ठीक है, ओके। अब इसको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया इतना, आप इतना याद रखो, आपके लिए काफी। ओके, अब इसके बाद आता है एग्जांपल। एग्जांपल में आप देखो कि तुम्हारे पास दो वेव फंक्शन है, एक है साई इज इक्वल टू एन ई की पावर आयोटा के एक्स, ओके, और दूसरा वेव फंक्शन है वो है साई इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस ई टू पावर माइनस का आयोटा के एक्स। आपको ये बताना है कि इनमें से कोई भी है ना जो डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेटर है, इसकी आइगन फंक्शन है क्या। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, एनी ऑफ साई कोमा फाई आर आइगन फंक्शन, आर आइगन फंक्शन ऑफ ए कैप। ऐसा है क्या, देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अप्लाई करो, ए साई निकालो, क्या आता है, ए का मान डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, आगे गए एन ई की पावर आयोटा के एक्स, कर दो डेरिवेटिव, एन कांस्टेंट, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, पावर में जो एक्स के अलावा आयोटा के कहाँ आ जाएगा आगे, तो ये क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो ये आ गया आई के साई, है ना। ये हुआ या नहीं हुआ, ए साई लगाया तो कोई कांस्टेंट और साई आया नहीं आया, आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, साई इज आइगन फंक्शन ऑफ
psi is eigenfunction of a cap, and iota k is eigenvalue of a cap corresponding to this psi। इसी तरीके से phi का चेक करेंगे तो ये हो जाएगा a cap phi। ओके, यहाँ पे तुम्हारे पास a cap क्या है, डेल बाय डेल x है, और phi कितना है, e की पावर आयोटा kx प्लस e टू पावर माइनस का आयोटा kx, करो डेरिवेटिव, कितना आएगा, ये आएगा अपने पास e की पावर आयोटा का e की पावर x का e की पावर x, जो ऊपर फालतू x के साथ वो आगे, इसी तरीके से e की पावर x का e की पावर x, आगे फालतू क्या है माइनस का आयोटा के, तो ये आगे आ गया माइनस आयोटा के। पर आप यहां से देखो जब आप आयोटा के कॉमन लेते हो तो ये क्या बन गया, आयोटा के एक्स माइनस ई टू पावर माइनस का आयोटा के एक्स। तो ये है ना, ये फाई नहीं है, ये आप देखो फाई लेके चले थे, यहाँ पे फाई नहीं आया तो क्या लिखोगे, फाई इज नॉट ए आइगन फंक्शन, फाई इज नॉट ए आइगन फंक्शन ऑफ ए। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि अगर फाई लिया था तो फाई वापस आ जाता तो कहते हैं आइगन फंक्शन है, फाई वापस नहीं आया तो क्या कहेंगे, ये आइगन फंक्शन है, नहीं है अपने पास। ओके, अब देखो, अब काफी शानदार शानदार चीज आती है, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू के अंदर एक कॉन्सेप्ट अपने पास आता है, डीजेनेरेसी। डीजेनेरेसी, अपभ्रष्टता, अपभ्रष्टता। देखो डीजेनेरेसी क्या होता है अपने पास, कि मान लो आपके पास क्या है, ए ऑपरेटर है, इसको आपने साई1 पे लगाया तो आपको, अगर ये इसका आइगन फंक्शन है तो आपको क्या मिलेगा, साई1 मिलेगा। इसी तरीके से आपने ए क्या लगाया, साई2 पे लगाया तो आपको साई2 मिलेगा। पर आइगन वैल्यू क्या मिल रही है, इसमें भी ए मिल रही है, इसमें भी ए मिल रही है। इसी तरीके से आपने साई n पे लगाया, चलते चलते आगे आ गए आप, तो यहाँ क्या मिलेगा, ए साई n। समझ रहे हो आप, साई1 से चले आप, साई1 लिया, साई2 लिया, साई3 लिया, चलते चलते साई n आ गया। सबके ऊपर जब भी ए कैप आपने लगाया तो आपको जो आइगन वैल्यू थी ये क्या मिली, यहाँ भी ए मिली, यहाँ भी ए मिली, यहाँ भी ए मिली और यहाँ भी ए मिली। जो ए है ना वो क्या है, ए कैप की आइगन वैल्यू तो है, ए जो है आपके पास वो ए कैप की आइगन वैल्यू तो है, पर ये देखो कितने सारे आइगन फंक्शन के लिए सेम ही क्या है, आइगन वैल्यू है। तो ये क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू की अपभ्रष्टता कहलाती है। क्या कहलाती है, अपभ्रष्टता कहलाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डीजेनेरेसी। यहाँ पे डीजेनेरेसी कितनी है, ये कितने के लिए, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 n तक के लिए आइगन वैल्यू क्या आ रही है, ए ही आ रही है, तो इसे आप क्या कहोगे, ए क्या है, n डीजनरेट, n डीजनरेट, ठीक है ना, आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू कि आपकी जो ए है, आपकी जो आइगन वैल्यू ए है वो क्या है, अपभ्रष्ट है। कितनी है, अपभ्रष्ट है, डीजनरेट है, और इसकी डीजनरेसी कितनी है, डीजनरेसी कितनी है इसकी, डी जनरेसी कितनी है इसकी, डीजनरेसी है n। ओके, लिखना चाहो तो इसमें थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूं आपको, क्या लिखोगे यहाँ पे, ए क्या है, यहाँ आपके पास जो मतलब क्या समझिए आप, ए कैप आपने साई1 पे लगाया, ए कैप आपने साई2 पे लगाया, सबके लिए क्या मिल रहा था आपको, स्मॉल ए मिल रहा था, है ना, आइगन वैल्यू के रूप में। तो यहाँ पे जो ए है अपने पास ये क्या है, डीजनरेट आइगन वैल्यू, डीजनरेट आइगन वैल्यू, या लिख दो अपभ्रष्ट आइगन मान, अपभ्रष्ट आइगन मान। और इसकी जो डीजनरेसी है, डीजनरेसी, ये आपके पास कितनी है, n है ना, या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं n फोल्ड डीजनरेसी, डीजनरेसी, ठीक है ना। इसको आप लिखते कैसे हो कि इफ a साई1 इज इक्वल टू a साई1, a साई2 इज इक्वल टू a साई2 डैश 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 n तक आप आ गए, n कैप a कैप साई n इज इक्वल टू a साई n। ओके, then we can say that eigenvalue is degenerate, then we can say that eigenvalue is degenerate, eigenvalue is degenerate. This property is called, this property is called degeneracy, degeneracy. The number of Li eigen function, the number of Li मतलब linear independent, the number of Li eigen function belong
belong to that eigenvalue belong to that eigenvalue belong to that eigenvalue is called the degeneracy is called the degeneracy here is called the degeneracy here। या इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप डिग्री ऑफ डिजेनरेसी। यहां पे डिग्री ऑफ डिजेनरेसी कितनी है, डिग्री ऑफ डिजेनरेसी कितनी बार, देखो अपने पास ए है ना, कितनों के संगत आया, एक के संगत, दो के संगत, चलते चलते एन के संगत आया, तो डिग्री ऑफ डिजेनरेसी क्या कहलाएगी, एन कहलाएगी, स्मॉल एन क्या कहलाएगी, स्मॉल एन कहलाएगी। क्यों, क्योंकि स्मॉल एन आइगन फंक्शन के कोरस्पोंडिंग आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू एन। ठीक है, ये मैंने आपको लिखाया कि जितने भी आपके पास एल आई कितनी क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन होंगे, उनकी संख्या क्या कहलाएगी आपके पास, डिग्री ऑफ डिजेनरेसी कहलाएगी, जो अपने पास अब बचता है उसकी कोटि कहलाएगी। ओके, इसके बाद अपने पास आता है ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन। ऑर्थोनॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी कंडीशन, ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ठीक है, और दूसरा अपने पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन। ऑर्थो नॉर्मेलिटी आ गया ना, तो दूसरा क्या है, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, होता क्या है कि अपने पास मान लो कि दो वेव फंक्शन है अपने पास, एक है साई और दूसरा है फाई। ओके, तो साई स्टार फाई डीवी अपने पास क्या होना चाहिए, जीरो होता है। ठीक है, ये कैसी कंडीशन है, ये कहलाती है ऑर्थोगोनल कंडीशन। कौन सी, ऑर्थोगोनल लांबिकता प्रतिबंध। कैसी कहलाती है ये, लांबिकता प्रतिबंध कहलाती है। ठीक है, और जो अपने पास साई स्टार है, साई है, डीवी है, इसका इंटीग्रेशन जब तुम ऑल स्पेस में करते हो तो ये क्या कहलाता है, वन कहलाती है। ये क्या है, नॉर्मेलिटी कंडीशन है। क्या है, नॉर्मेलिटी कंडीशन है, हिंदी में लिख दो परसामान्यीकरण। परसामान्यीकरण शर्त लिख दो, या परसामान्यीकरण क्या लिख दो आप, कंडीशन लिख दो। ठीक है, आप क्या समझे, साई स्टार फाई डीवी क्या आ गया, जीरो आ गया, साई स्टार साई डीवी क्या आ गया, वन आ गया। ठीक है, तो ये ऊपर वाली कंडीशन है, ये क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल कहलाएगी, और नीचे वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, नॉर्मेलिटी कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी चीजें और बताता हूं। जैसे कि मान लो आपने ए लगाया था, ठीक है, साई वन पे, तो ये आ गया ए, और इधर आ गया साई वन। दूसरा क्या है, ए लगाया साई टू पे, तो ये आ गया ए साई टू। ओके, तीसरा लगाया ए साई थ्री, ये आपके पास आ गया ए साई थ्री। इसी तरीके से आप चले एन तक, तो ये आएगा ए साई एन बराबर ए साई एन। ओके, तो यहां पे देखो जितने भी आपके पास आइगन फंक्शन है ना, आइगन फंक्शन साई वन साई टू है, ये सारे आपस में तो क्या शो करेंगे, नॉर्मेलिटी कंडीशन शो करेंगे, मतलब वन वन, खुद के साथ जो आप इंटीग्रेशन करोगे, ये वाला क्या रहेगा, हमेशा वन रहेगा, और इसका ही अगर तुम क्या करोगे, किसी दूसरे के साथ करोगे, तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ये अपने पास कौन सी हो गई, ऑर्थोगोनल कंडीशन हो गई, और ये अपने पास कौन सी हो गई, नॉर्मेलिटी कंडीशन हो गई। ओके, इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या कि जो साई एम स्टार साई एन, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है अपने पास, एल आई है, लीनियर इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है। साई एम स्टार साई एन डीवी, ये क्या आ गया, ऑल स्पेस, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक आ गया। तो इसे आप क्या लिखते हो, डेल एम एन लिखोगे। ठीक है ना, अब डेल एम एन का मान क्या होगा, इसका मान होगा वन, कब, जब m बराबर क्या हो, n हो, और इसका मान कितना होगा, जीरो, जब m बराबर n ना हो। समझ रहे हो, अलग अलग होगा तो जीरो हो जाएगा, वो ऑर्थोगोनल कंडीशन आ गई सेम होगा तो वन हो जाएगा। ये अपने पास नॉर्मेलिटी कंडीशन आ गई। ठीक है, इसके बाद अपने पास एक से दो पॉइंट है, वो लिख लो, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास कि जो भी हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, है ना, कि जो भी हर्मिशियन ऑपरेटर होगा उसके कोरस्पोंडिंग जो आइगन वैल्यू आएगी ना, वो कैसे आएगी, रियल आएगी। ओके, तो ये आप लिख लो कि आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यूज कोरस्पोंडिंग टू
ए हर्मिशियन ऑपरेटर, ए हर्मिशियन ऑपरेटर, ए हर्मिशियन ऑपरेटर बिलोंग टू डिफरेंट eigenvalues, belong to different eigenvalues are orthogonal, to each other, ठीक है। इसी के साथ एक बात और लिख दो, the eigenvalues of Hermitian operator belong to नहीं, operator are always real, कि जो अपने पास हर्मिशियन ऑपरेटर है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वैल्यू होगी सारी की सारी क्या होगी, रियल होगी। और मान लो बहुत सारी आइगन वैल्यू आ रही है आपके साथ करस्पॉन्डिंग अलग अलग आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू, कि एक ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए आपके पास विभिन्न अपने पास जो आइगन फंक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू a1 a2 a3 ये सारी आ रही है ना, तो वहां पे क्या होगी, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन हमेशा अप्लाई होगी। ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन होती क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ये वाली जो कंडीशन है ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन होती है, ये आपको याद रखनी है, बिल्कुल रट लेनी है, ठीक है। अब अपने पास क्या है, थ्योरी सारी कंप्लीट हो गई, अब अपने क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपने पास लगभग यहाँ पे 10 न्यूमेरिकल है, 10 न्यूमेरिकल अपने डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले मैं सारे लिख लेता हूं 1 बाय 1 करके, उसके बाद अपने उनको डिस्कस कर लेंगे, ओके। आ जाओ, आप भी क्या करो, सारे एग्जाम लिख लो, उसके बाद खुद से करने की ट्राई करो, नहीं होंगे तो मुझे तो करवानी है, ओके। तो यहां आप देखो पहला क्वेश्चन जो है वो अपने पास आरपीएससी में आया हुआ है, ठीक है। आपको साथ ही साथ करवा देता हूं, चलो साथ करवाऊं क्या, नहीं साथ नहीं करवाता, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। लिख देता हूं मैं, मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है इससे, है ना, फिर मेरे को बार बार नहीं लिखने पड़ते। पहला क्वेश्चन क्या है, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन द रेंज, द वेव फंक्शन समझा दूंगा, है ना, लिखवा इंग्लिश में देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा तब आपको हिंदी भी समझ में आ जाएगी। द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल, असाइनमेंट जो आपको मिलेंगे वो बाइलैंग्वेज मिलेंगे, टेस्ट जो मिलेंगे आपको बाइलैंग्वेज मिलेंगे, है ना, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। द पार्टिकल इन द रेंज, क्योंकि वहां आपको समझाने वाला नहीं होगा तो आपको शायद हो सकता है इंग्लिश में दिक्कत आए, पर यहां मैं समझाने वाला हूं, है ना। द रेंज 0 से a के बीच में आपका पार्टिकल है, इज, इसका वेव फंक्शन दिया गया है इज साई एक्स बराबर √2/a साइन पाई एक्स बाई ए, एंड आउटसाइड दिस रेंज वेव फंक्शन vanished या vanishes, okay, then the expectation value of x will be पहला ऑप्शन क्या आ रहा है अपने पास a/√2, बी ऑप्शन क्या आ रहा है 2a, सी ऑप्शन क्या आ रहा है √2a, डी ऑप्शन क्या आ रहा है a/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखो, ये भी अपना क्वेश्चन आरपीएससी का ही है, आरपीएससी का क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम for psi x is equal to a e to power minus x square is, जो माइनस एक्स स्क्वायर है ना आपका, ये है कहां से कहां, ये है -∞ टू +∞, कौन है इससे यहां तक x है ना, ये आप लिख दो, x का मान कहां से कहां तक है, -∞ से लेकर के
प्लस इन्फिनिटी तक है। इज इसकी एक्सप्रेशन वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है अपने पास 0, दूसरा है 1/2, तीसरा है 1/4 और चौथा है 1/8। ठीक है, ये अपने पास दूसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन लिखो, पूरे 10 लिखवाता हूं, है ना। तीसरा क्वेश्चन अपने पास, द मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स कैप, द मोमेंटम ऑपरेटर कोई डाउट आएगा तो आपके पास ग्रुप है, वहां डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, पी एक्स कैप बराबर आयोटा एच कैट माइनस आयोटा एच कैट डेल बाय डेल एक्स। द एनर्जी ऑपरेटर ई कैप बराबर आयोटा एच कैट डेल बाय डेल टी and the function psi xt and the function psi xt बराबर एक्स स्क्वायर e टू पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी आर गिवन वेयर एच कट एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट्स, what are पहला आ जाएगा पी एक्स साई एंड दूसरा आ जाएगा ई कैप साई। ठीक है, ये आपको पता करना है। ओके, और ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास तीसरा। इससे अगला क्वेश्चन है चौथा, इसमें 2 हो गए ना, तीसरे चौथा 2 हो गए इसके अंदर आप देखो अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम दैट इज पी एक्स का एक्सपेक्टेशन इन क्वेश्चन 1 की, जो क्वेश्चन 1 किया था ना उसके अंदर एक्सपेक्टेशन वैल्यू याद करो किसकी? पी एक्स कैप के एक्सपेक्टेशन की, मतलब पी एक्स कैप जो है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू याद करो, है ना। तो ये ऑप्शन अपने पास दिए गए हैं 1/2, दूसरा है 1/4, तीसरा है सी 0, चौथा है डी 1/8। ओके, इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आल्सो कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, आल्सो कैलकुलेट, जो पहला क्वेश्चन है ना उसी के अंदर आल्सो कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैप स्क्वायर इन क्वेश्चन 1 एंड रिप्लाई एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन बराबर एक्स एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर क्या है, बराबर है और नॉट, क्या इक्वल है या नहीं है, ये भी आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पहले की एक्सपेक्टेशन निकालनी है, ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ए क्यूब इंटू 1/3 है, बी जो है वो कितना है, वो है माइनस ए स्क्वायर बटा 2 स्क्वायर, सी क्या है ए क्यूब 1/3 माइनस 1/2 का स्क्वायर, डी है अपने पास वो कितना है, ए का स्क्वायर है। ठीक है, ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद वो है अपने पास इन क्वेश्चन 1, 5 हो गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पहले वैसे एक में 2 भी है तो ज्यादा ही हो गए ना। फॉर क्वेश्चन 1 आल्सो फाइंड आउट
also find out expectation values of uncertainty in position, ऑप्शन है अपने पास ए स्क्वायर बटा 4 माइनस ए स्क्वायर बटा 2 पाई की स्क्वायर, ये आ गया 1/2 पावर में। बी क्या है, ए स्क्वायर बटा 4, ए स्क्वायर बटा 4 की पावर 1/2। सी ऑप्शन अपने पास आ गया ए स्क्वायर बटा 2 पाई की स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। और डी अपने पास आ गया ए स्क्वायर बटा 12 माइनस ए स्क्वायर बटा 2 पाई की स्क्वायर। ठीक है, इसकी पावर कितनी, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास वो देखो क्या है, वो है अपने पास 4a ऑपरेटर डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आइगन फंक्शन इज e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। देन फाइंड इट्स आइगन वैल्यू, ऑप्शन अपने पास -2 0 -1, -2 0 -1 और डी है अपने पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इन 3D क्यूबिकल बॉक्स द एनर्जी आइगन वैल्यूज फॉर ए मूविंग पार्टिकल इज E बराबर h स्क्वायर बाय 8 ma स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 की स्क्वायर, वेयर n1, n2, n3 are not equal to 0 if the energy eigenvalues for an excited state is 3h स्क्वायर बटा 4 ma स्क्वायर, the order of its degeneracy is, तो इसके डिजेनरेसी का ऑर्डर क्या होगा, पहला आता है 3, दूसरा आता है 4, तीसरा आता है 1 और चौथा आता है 2। ओके, ये क्वेश्चन आपको बताना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन अपने पास इस टॉपिक से रिलेटेड 4 ऑपरेटर डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर which of the following eigenfunction is not possible।
इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन अपने पास कोस एक्स, ऑप्शन है साइन एक्स, ऑप्शन है e की पावर 3x और ऑप्शन अपने पास e की log e की x। ठीक है, ये अपने पास सारे के सारे क्वेश्चन आ गए। अब इनको वन बाय वन अपने करते हैं। ओके आ जाओ वन बाय वन करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, द वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इन द रेंज 0 से लेकर के a दिस एंड आउटसाइड दिस रेंज वेव फंक्शन वेनिसेस। मतलब इसी रेंज के अंदर आपका पार्टिकल है, वेव फंक्शन रहेगा, बाकी अगर बाहर जाओगे तो वेव फंक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x विल बी, तो इसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो क्या आती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, क्या होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला होता है अपने पास इनिशियल से फाइनल, पूरा ही पूछा है तो पूरे में ही चलेगी, 0 से लेकर के a तक में, है ना, और तो कुछ दिया नहीं। ठीक है, साई स्टार आता है तो ये रियल ही है, तो ये का ये रह जाएगा, x आता है तो x आ जाएगा, फिर ये वापस साई आता है तो साई भी यही रहेगा, पाई एक्स बटा ए, इधर क्या आ जाएगा, 1d की बात हो रही है। ठीक है, 0 से a की बात हो रही है तो dx, और नीचे क्या रहेगा, नीचे ये सेम का सेम है ना, साई स्टार जो लिमिट दे रखी है वो वाली लिमिट, तो साई पाई एक्स बटा ए रूट 2/a साइन पाई एक्स बटा ए dx। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, तो इसका मान कितना आएगा, नीचे वाले का 1 आएगा, है ना, चेक कर लेना आप करो तो ये कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के a, इसको सोल्व करो, 2/a साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय ए dx। ठीक है, इसका मान निकालना है। इसको आप कैसे लिखते हो, मैंने आपको बताया था कि जो cos 2 थीटा होता है वो कितना होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2x/2। ओके, तो करो कितना आएगा, 0 से a बार क्या आ जाएगा, 2/a साइन स्क्वायर वाला कितना आएगा, 1 - cos 2x/2, तो बाय 2 आएगा, वो फिर से बाहर ले लो, 1 - cos 2x, 1 - cos 2x, x कितना है, पाई एक्स बाय ए, x कितना है, पाई एक्स बाय ए, इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है, करो इंटीग्रेशन, क्या आएगा, ये बार तो बच गया 1/a, और करो आगे, ये क्या है यहाँ पे, एक है तो एक का क्या आएगा, x आएगा, लिमिट कितनी, 0 से लेकर के a है। ठीक है, माइनस कोस का क्या आएगा, साइन आएगा, तो ये आ गया साइन 2πx/a, जो चीज फालतू वो भाग में जाएगी, मतलब 2π तो रह जाएगा नीचे और ये चला जाएगा ऊपर, लिमिट इस पे भी कितनी है, 0 से लेकर के a है। ओके, लगाओ सारी लिमिट, ये क्या आएगा, 1/a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a बचेगा, इसमें अपर लगाओगे तो ये क्या बनेगा, a से a गया, साइन 2π, 0 लगाओगे तो 0, मतलब ये क्या है, 0 है, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आपकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी, आपकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी वो कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। कर दिया गलत कर दिया ना, कहाँ गलती कर दी, यहाँ पे जो x था, यहाँ पे जो x था इसको तो आप भूल ही गए, तो आपने जो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली है ना, ये किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली है, किसी ने नहीं निकाली, आपने इसका नॉर्मलाइजेशन चेक कर दिया। ठीक है ना, तो ये अपने से गलत हो गया क्वेश्चन, तो इसको दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा देखो कहां से गलती हुई है, उसी को इरेज कर लेते हैं बस। x का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे थे, यहाँ पे बस एक x का गुणा कर दो और यहाँ पे भी एक x का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको करोगे, आ जाओ देखो, x का गुणा है तो अंदर क्या बना x, तो ये बनेगा अपने पास 1/a। ओके, और अब अंदर क्या है देखो, x है तो x का समाकलन कितना होता है, x²/2, इसकी लिमिट कितनी है, 0 से लेकर के a है। अब अंदर किसका गुणा हो गया, x का गुणा हो गया, x का गुणा हो गया ना, तो अब समाकलन किसका करना है, हमें समाकलन करना है, अलग से देख लो यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, समाकलन करना है x cos 2πx/a dx, इसका समाकलन करना है। समाकलन कैसे होगा, आइलेट रूल से होता है, दो फलन जब गुणा में हो तो आइलेट रूल से समाकलन होता है, थोड़ा सा गूगल कर लेना, बाकी मैं भी समझा ही रहा हूँ, है ना। इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक आ गया ना, एल्जेब्रिक ये वाला, तो पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन क्या होगा, साइन का क्या होगा, कोस का क्या होता है साइन, समाकलन एक्स्ट्रा वाली चीज आगे, पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, तो कोस का क्या आएगा साइन, और फिर इस पूरे का वापस से समाकलन। समझ रहे हो क्या आप, कि आपके पास जैसे दो फंक्शन है तो कैसे होगा,
पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, ठीक है। और ये जो पूरा बन गया ना, अब इसका फिर से समाकलन, यही मैंने किया है। पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन, एक आ जाएगा, दूसरे का समाकलन, कोस का क्या आएगा साइन, फिर उस पूरे का फिर समाकलन, तो फिर से क्या आएगा, कोस आएगा, 2 पाई एक्स बाई ए आएगा। कोस का साइन आएगा तब प्लस रहेगा, पर साइन का कोस आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस। ओके, आपके पास कोस 2 पाई एक्स बाई ए। ओके, और यहाँ पे 2 बाई आई है ये चीज, ए बाई 2 पाई वाली चीज 2 बार आई है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब लगाओ आपकी जो लिमिट यहाँ पे लगानी है, क्या था माइनस में था ना, ये माइनस में क्या था, एक्स ए बाई 2 पाई साइन 2 पाई एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर बाय 2 दूनी 4 पाई की स्क्वायर कोस 2 पाई एक्स बाई ए। लिमिट लगानी है 0 से लेकर के ए तक। अब एक बात देखो, ये है 0 से ए, ठीक है, लगाओगे लिमिट, यहाँ क्या बनेगा, ए स्क्वायर बाई 2, 0 का 0 गई। अब देखो ए लगाओगे ना तो ये क्या बनेगा, ए लिमिट रखोगी तो 2 पाई ए बाई ए, तो 2 पाई बनेगा, साइन 2 पाई कितना होता है 0, तो ये भी इसको 0 बनाएगा, और 0 रखते ही तो ये 0 बना ही देगा, तो ये वाला दोनों बारी क्या है 0 है, तो काट दो इसको। ये बनाओगे तो ए रखोगे, देखो इसमें जब ए रखोगे तो ए से ए गया कोस 2 पाई, 0 रखोगे तो कोस 0, कोस 2 पाई और कोस 2 पाई और कोस 0 का मान क्या होता है सेम, तो ये भी बराबर ही रहेंगे, घटेंगे तो कट जाएंगे, तो ये भी क्या बनाएगा बाद में 0, तो अपने पास सिर्फ ये बचा। सॉल्यूशन करो, क्या बचेगा, a बाई 2, मतलब अपने पास जो x की वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, वो कितनी आ गई, a बाई 2 आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम फॉर दिस, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपने को निकालनी है, निकालो किसकी, मोमेंटम की, ठीक है, निकालो, आ जाओ, मोमेंटम की निकालो, x में है तो x में निकालोगे, ये लो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पहला स्टार वाला रियल है तो ये पड़ा, दूसरा मोमेंटम वाला माइनस का आयोटा एच कट बार डेल बाय डेल एक्स, ये साई आएगा, इधर साई स्टार आता है, इधर साई आता है। ओके, ये आ गया dx, नीचे क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब देखो सोल्व करो, क्या बनेगा, ये इसको सोल्व करते हैं, आ जाओ, देखो क्या बनेगा, क्या आ गया, ये अपने पास आ गया, देखो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ए कॉन्स्टेंट है तो ए से ए गया, ए से ए गया, यहां क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर तो है ही, आयोटा एच का नेगेटिव है, कॉन्स्टेंट है तो वो क्या चला जाएगा बाहर। ओके, ई की पावर एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो ये आएगा माइनस आगे 2 आगे एक्स, माइनस का 2x, यहाँ क्या आ गया dx, और नीचे आपके पास क्या है, ये है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर dx। ओके, इसको देखो अभी क्या बन गया, ये बन गया माइनस का आयोटा एच कट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस 2x से बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 बाहर, x है वो बेचारा अंदर रह जाएगा dx, नीचे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस 2x स्क्वायर dx। अब एक बात देखो, इस फंक्शन पे आ जाओ, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है ओड फंक्शन का और इवन फंक्शन का, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर आपका फंक्शन क्या है, ये क्या आएगा, इसका मान 0 कब होगा, इसका मान हो जाएगा 0, कब इसका मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा जब आपके पास ये फंक्शन है f(x) क्या है अपने पास, इवन फंक्शन है, सॉरी ओड फंक्शन है, क्या है, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन का मतलब क्या होता है, ओड फंक्शन का मतलब होता है f ऑफ माइनस एक्स लिखोगे ना तो ये माइनस f(x) बन जाएगा, ठीक है, और इसका मान क्या होगा, डबल हो जाएगा, खुद का ही डबल हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है ना, तो ये डबल हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी का f ऑफ x dx का, कब, जब अपने पास f(x) क्या है, इवन फंक्शन है, क्या है f(x) इवन फंक्शन है, f ऑफ माइनस एक्स कितना आता है, f ऑफ x आता है, समझ रहे हो ना, तो ये होगा कब, जब f(x) क्या है, इवन फंक्शन है, ये होगा कब, जब f(x) क्या है अपने पास, ओड फंक्शन है। अब चेक कर लो यहाँ पे, जब आप ये क्या है x का मान माइनस अगर x रखोगे ना तो ये फंक्शन सेम ही रहेगा, तो ये अपने पास क्या है, इवन फंक्शन है, ये क्या है, इवन है, जबकि यहाँ देखो ये तो सेम ही रहेगा,
एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब ये क्या है, ओड फंक्शन, ओड फंक्शन, तो इसका मान कितना हो गया, 0। तो पी एक्स का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, है ना। ये पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप समझ गए। चलें आगे, नेक्स्ट क्या है, द मोमेंटम ऑपरेटर इज दिस, द एनर्जी ऑपरेटर इज दिस एंड द फंक्शन इज दिस, वेयर एच कट एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, व्हाट इज द पी एक्स साई एंड ई साई। निकालो पी एक्स साई, निकालो पहले, जो इन्होंने पूछा निकाल दो, पी एक्स साई निकालो, क्या आएगा, पी एक्स लगाओ माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, अप्लाई किस पे करें, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी पे अप्लाई करो। तो x का है तो ये t वाला तो कांस्टेंट हो गया, तो ये आया माइनस का आयोटा एच कट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी डेल बाय डेल एक्स। सिर्फ हमारे लिए काम की चीज क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्योंकि डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के सापेक्ष है ना, सॉरी डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष है, तो टी वाली टर्म कांस्टेंट रहेगी, तो ये आ गया माइनस का आयोटा एच कट, ये ऐसे का ऐसे, एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसके पास क्या थी, एक्स स्क्वायर थी, जबकि इसके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो अपने पास जो साई है ना, साई इस ऑपरेटर का एक आइगन फंक्शन नहीं है। आइगन फंक्शन कब कहलाता, आइगन फंक्शन तब कहलाता जब आपका साई क्या जाता, सेम का सेम आ जाता, पर यहाँ पे ये साई है ही नहीं, है ना, एक्स है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो ये बात तो इतनी आ गई अपने पास। दूसरा अपने क्या निकालने को बोला है, ई वाला निकालने को बोला है, ई कैप साई, तो आ जाओ आयोटा एच कैट डेल बाय डेल टी, अब ये लिख दो एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी, तो आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर बार टी क्या करोगे, टी का डेरिवेटिव क्या करोगे, इसके सापेक्ष करोगे, तो ये आएगा ई टू पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा बार, टी का टी के गुणा में जो भी है ना घात में ई की पावर में वो आगे आ जाएगा, तो ये आगे आ गया। अब यहाँ से देखो माइनस का माइनस आयोटा 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 स्क्वायर क्या होता है, माइनस एक, तो माइनस माइनस प्लस एच कट ओमेगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी। अब देखो ये अपने पास क्या है, साई आपका है या नहीं, साई है ना आपके पास, साई है, तो ये जो साई है ना, ये क्या बोलोगे आप, आइगन फंक्शन है किसका, ई कैप का, ठीक है। तो हमने जो पी एक्स साई पूछा था इन्होंने और ई साई पूछा था, दोनों ही निकाल दिए। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन क्वेश्चन 1, जो क्वेश्चन 1 है इसके अंदर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो, ये रहा क्वेश्चन 1, इसके अंदर निकालनी है आपको, साई का मान ये है, लिमिट 0 से a है, निकालें, आ जाओ निकालते हैं, निकालो भाई मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a रूट 2 बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए, पी एक्स का मान माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, इधर आ जाएगा रूट 2 बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए डी एक्स, ओके, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a 2 बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए रूट 2 बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए डी एक्स, ठीक है। ये क्या है अपने पास, ये नॉर्मलाइज फंक्शन है ना, आप चेक कर लेना चाहे तो इसका नीचे वाले का मान कितना आएगा, 1 आएगा, ओके। ऊपर वाला आप सोल्व कर लो, करो ऊपर वाला सोल्व, पर ऊपर वाला सोल्व की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों नहीं पड़ेगी, नीचे वाले सोल्व की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों नहीं पड़ेगी, वो थोड़ा सा आगे चल के देखो, आ जाओ 0 से a, कांस्टेंट जो भी बाहर निकालो, रूट 2 बाई ए क्या बना 2 बाई ए, तो बाहर क्या बाहर आ गया 2 बाई, बाहर क्या आया माइनस का आयोटा एच कट, तो ये आ गया माइनस का आयोटा एच कट, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास साइन पाई एक्स बाई ए, डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस पाई एक्स बाई ए, डेरिवेटिव करना है ना, साइन का क्या होता है कोस, और जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है एक्स्ट्रा वाली आगे, तो पाई बाई ए क्या आ गया आगे, क्या है dx। ऊपर वाली चीज का मान याद कर रहा हूं, ठीक है, नीचे वाली का तो एक ही आएगा, करके देख लेना। अब ये साइन कोस क्या होता है, साइन 2a होता है, तो 2 का गुणा कर दो, 2 का भाग दे दो, तो ये क्या बन गया 2 साइन एक्स, कोस एक्स क्या बनता है साइन 2x, तो ये आ गया माइनस का आयोटा एच कट, 2 से 2 गया तो 1 बाई ए, ये आ गया 0 से a साइन 2x, साइन 2x, इधर आ गया dx, ओके। करके देखो पाई बाई एक्स्ट्रा था तो ये चला गया पाई बाई ए एक्स्ट्रा, ओके। इसका मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करोगे तो 0 आएगा, करके देख लो। साइन का क्या आता है कोस 2 पाई एक्स अपॉन ए, एक्स्ट्रा क्या बचा a बाय 2 पाई, मतलब समाकल में नीचे जाता तो ऊपर आओगे तो उल्टा हो जाएगा, और साइन का होता है माइनस कोस, है ना, तो ये माइनस एक यहाँ पे, लिमिट 0 से a, अब a रखोगे तो साइन कोस 2 पाई है, 0 रखोगे तो कोस 0 है, दोनों की वैल्यू क्या होती है एक ही होती है,
तो 1 - 1 0 बनेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स कितनी आ गई क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 0 आ गई। नेक्स्ट देखो, आल्सो कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वेश्चन 1 एंड रिप्लाई एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन जो है वो एक्स के एक्सपेक्टेशन के स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। ठीक है, आपने एक्स का एक्सपेक्टेशन ज्ञात कर लिया था ना, अब एक्स स्क्वायर का और ज्ञात कर लो, तो करो ज्ञात, उसके बाद इसका रिप्लाई दे देंगे। आ जाओ, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन ज्ञात करो, हालत खराब हो जाएगी करते करते, काफी बड़ा है ये मेरे हिसाब से तो, बाकी देखते हैं है कहाँ ये अपने पास। ठीक है, आ जाओ करते हैं। अपने पास एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन कैसे आएगा, वही सारी चीज, बार क्या आ जाएगा 2a 0 से a, और इधर आ जाएगा साइन पाई एक्स बाई ए, फिर इधर साइन एक्स पाई एक्स बाई ए आएगा तो उसका 2 स्क्वायर हो गया, और आगे क्या आएगा एक्स का स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या आएगा dx आएगा। ठीक है ना, और x का एक्सपेक्टेशन क्या आया था आपको याद है, तो ये अपने पास आया था a/2। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, थोड़ा लंबा पड़ेगा ये, करेंगे इसको, करते हैं, आ जाओ देखी जाएगी। नीचे वाला जो अब जो भी आएगा 0 से a √2/a साइन पाई एक्स बाई ए, फिर सेकंड वाला साइन एक्स बाई √2/a साइन पाई एक्स बाई ए और dx, है ना, नॉर्मलाइज है तो नीचे वाला क्या आएगा 1 आएगा, तो ऊपर वाले का याद करना है, तो अपने सिर्फ एक बार इसकी वैल्यू याद करते हैं। आ जाओ, एक्स स्क्वायर साइन पाई एक्स बाई ए की। ठीक है, क्या होगा पहले आपको पता है, पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन, साइन स्क्वायर क्या होगा, काफी बड़ा समाकलन है ये, कैसे करें इसको, साइन को कोस वाले में खोलना पड़ेगा, फिर इसका अंदर गुणा करना पड़ेगा, फिर ये एक्स स्क्वायर रहेगा, ये कोस रहेगा। ठीक है, इसको सोल्व करें ना, काफी बड़ा है ये, इसको सोल्व करें ना आप आईलेट रूल लगा के। ठीक है, इतना इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, फॉर्मूला वगैरह आपको पता है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो फिर इसका जो मान है ना, ये चीज आएगी नहीं, बस इतना ध्यान रखो, ये चीज आएगी नहीं। अब मान याद करके देखना, इसका पूरा का पूरा हो जाएगा। ये कैसे होगा देखो, थोड़ा बता देता हूँ मैं फिर भी, 1 - cos 2x आगे आ जाएगा 1/2। ठीक है, अलग अलग सोल्व करो, 1/2 बाहर आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोस 2πx/a, तो यहाँ से कितना आएगा 1/2, और ये आ गया अपने पास, समाकलन करोगे तो x³/3, और यहाँ से आ गया पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन। ठीक है, कोस का साइन आता है, आगे आ जाएगा a/2π माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, आप इसको करके देख लेना, तो इसका आंसर जो आएगा आपका ये आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए लिखाया था, पर ये बड़ा बहुत है क्वेश्चन, तो नहीं करेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट देखो, ये दोनों अलग चीज है, याद रखना है ना, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन और एक्स के एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, ये दोनों चीज अलग अलग है। इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जो ये आप निकालोगे ना एक्स के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, ये आपके पास आएगा इतना सी वाला। ठीक है, और एक्स का एक्सपेक्टेशन आपको पता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स के एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा a²/4। देख सकते हो दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये ऐसे ही याद रखना, पूरा करवाना पॉसिबल नहीं है, काफी लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, आल्सो फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। देखो, अनसर्टेनिटी पोजीशन है ना, वो कैसे दी जाती है, वो दी जाती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का एवरेज माइनस एक्स एवरेज का स्क्वायर। किसी की भी अनसर्टेनिटी है वो कैसे बताते हैं, कि उसके स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस उसके एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर जो है, उनको घटाओगे तो क्या आएगी, अनसर्टेनिटी इन एक्स आ जाएगी। अब इसका एवरेज लेना है तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान रखो एक्स स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेशन था उसका मान कितना आया, ये रहा 1/3 माइनस 1/2π² a³। तो लिखो कितना है, a³ 1/3 माइनस 1/2π² माइनस ये क्या था, a²/4 था। यहां a³ कैसे आ गई, a³ नहीं आना चाहिए था, स्क्वायर हो सकता है, ये a³ ही आएगा, a³ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा ना। तो अनसर्टेनिटी निकालो कितनी आएगी, ये a² ही है, ये क्यूब नहीं है। ठीक है ना, a² ही है ये, क्योंकि आगे कितना है, a है ना, यहाँ पे ये देखो a है, तो कट जाएगा ये a यहाँ से। ठीक है, तो ये स्क्वायर रहेगा।
तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, इसको घटा दो, कितना हो गया, ए स्क्वायर 1/3 माइनस 1/4 माइनस ए स्क्वायर बटा 2 पाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आएगा 3 चौके 12, ये आएगा 4, ये आएगा 3, और ये आएगा ए स्क्वायर बटा 2 पाई का स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो, क्या आ गया, ए स्क्वायर बटा 12, ये लो, माइनस ए स्क्वायर बटा 2 पाई स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है, 1/2, तो अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी, पोजीशन एक्स के अंदर इतनी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑपरेटर ये आइगन फंक्शन ये, तो आइगन वैल्यू निकालनी है, निकाल दो, अप्लाई करो ऑपरेटर किस पे, आइगन फंक्शन जो आपको दिया गया है ना इसके ऊपर करो अप्लाई। पहला क्या करें, 2 बार डेरिवेटिव कर दो, पहले एक बार ही करो, डी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, करो अप्लाई। पहली बार करोगे डी बाई डी एक्स, एक बार डेरिवेटिव करो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स क्या आ जाएगा, माइनस का 2x बाई 2। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव कर दिया, माइनस का एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो इस बार क्या होगा, दोबारा डेरिवेटिव करोगे, दो फलन बनेंगे, गुणा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले का अवकलन -1, दूसरा एज इट इज। ठीक है, माइनस पहला एज इट इज, यही होता है ना, प्लस होता है, सॉरी, पहले का अवकलन -1, दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का अवकलन, ये क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, और जो इसमें जो पार्ट है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका डेरिवेटिव करो तो 2x हो जाएगा, माइनस 2x बाई 2। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सोल्यूशन करो, क्या आएगा, माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये कितना है, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये आ गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये तो अपना फंक्शन ही था जो लेके चले थे, था ना, तो आइगन वैल्यू क्या आ गई, -1 गुणा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आइगन वैल्यू क्या यहाँ पे -1, तो आइगन वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3D क्यूबिकल बॉक्स है, अभी आपने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। 3D क्यूबिकल बॉक्स है, द एनर्जी आइगन वैल्यूज फॉर ए मूविंग पार्टिकल इज दिस, एनर्जी आइगन वैल्यू ऐसे दी जाती है, वेर n1 n2 n3 जीरो के बराबर नहीं हो सकते, इनको आप जीरो के बराबर रख ही नहीं सकते, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। ठीक है, इफ द एनर्जी आइगन वैल्यूज फॉर एन एक्साइटेड स्टेट इज 3h स्क्वायर बटा 4m स्क्वायर, द ऑर्डर ऑफ इट्स डीजेनरेसी इज, तो इसकी डीजेनरेसी कितनी होगी, ठीक है ना, इसकी अब भ्रष्टता कितनी होगी, तो वो देख लो, अब भ्रष्टता कितनी होगी, आ जाओ देखो, इतना बनाना है आपको इसको, तो इसका सेम सा बनाना, देखो कितनी आपको टोटल एनर्जी कितनी करनी है, ई टोटल 3h स्क्वायर बटा 4m स्क्वायर, कंपेयर करो, नीचे 8 है, नीचे 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 से गुणा, ऊपर भी 2 से गुणा, तो ये आ गया 6h स्क्वायर बटा 8m स्क्वायर, इतना करना है। h स्क्वायर गया तो अपने पास n बराबर कितना आना चाहिए, n1 स्क्वायर आना चाहिए, 6 बराबर कितना आना चाहिए, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर, तो करके देखो 6 कैसे कैसे पॉसिबल है, मतलब आपको टोटल 6 लाना है। ठीक है, तो n1 n2 n3 की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, ये हो सकता है, देखो 2 दूनी 4 नहीं हो सकता, 1 एकम 1 1 एकम 1 1 1 2 और 4 6, तो ये हो सकता है, एक तो ये होगा, तो ऐसे 3 बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसके अलावा और कोई पॉसिबल है, 3 3 9 2 दूने 4 5 6 2 दूने 4 2 दूने 4 नहीं, यही पॉसिबल है, तो यही पॉसिबल है कॉम्बिनेशन की ये चीज आए, एक की वैल्यू 1 हो, एक की वैल्यू 2 बाकी की 1 एक की 2 बाकी 1 एक की 2 बाकी 1। ठीक है, तो डीजेनेसी कितनी आ गई, डीजेनेसी का मतलब क्या होता है, सेम का सेम एनर्जी आ जाए तीनों लेवल के लिए, तो ये रहेगा। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन क्या आ जाए, आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 3 फोल्ड यहाँ पे डीजेनेसी है, कितनी फोल्ड डीजेनेसी यहाँ पे, 3 फोल्ड डीजेनेसी है। ओके, इसके बाद अपने पास आता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या देखो, ऑपरेटर अपने पास है डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइगन फंक्शन इज नॉट पॉसिबल, इसका कौन सा आइगन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, लगा के देखो, करो डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, कोस एक्स पे लगाओ, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो साइन एक्स, फिर दोबारा करोगे तो कोस एक्स। ठीक है, पर आ क्या जाएगा माइनस, तो सेम का सेम फंक्शन आ गया ना, तो आइगन फंक्शन है ये, तो ये वाला तो है। साइन लगाओगे तो साइन लगा के देखो, d2 दो बार डेरिवेटिव करना है, साइन करोगे तो कोस, कोस करोगे तो साइन, बस आ क्या जाएगा माइनस, तो ये वाला भी आइगन फंक्शन है, पॉसिबल है। ई में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आई थिंक ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स
आगे 3, फिर इसका करोगे तो e की पावर x का e की पावर x, आगे फिर 3, तो 3 3 9, तो ये भी सेम का सेम आ गया। तो ये भी क्या आइगन फंक्शन है। log x में आएगी दिक्कत। क्या दिक्कत आएगी देखो, log e बेस पे x, तो पहले log x से करोगे तो आएगा 1/x, फिर इसका दोबारा करोगे तो ये आएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेम का सेम नहीं आया, तो ये वाला आइगन फंक्शन क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर अपन ने ये काफी अपना अच्छा लेक्चर हो गया। ठीक है, ठीक ठाक सही लेक्चर हो गया। लेंथ इसकी लगभग हो गई होगी मेरे हिसाब से 1.5 घंटे के अप्रॉक्स। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ इसके अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। और हिंदी की बात की जाए तो क्वेश्चनों में मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत थी आपको, मैंने लगभग बोला है ना, तो आपको वैसे चीजें समझ में आ रही होगी। ओके, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर लेना, आपसे हो जाएगा, वरना मैं बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे अपना काफी सही कंटेंट चल रहा है। आपने जो आपके जो साथ वाले पढ़ने वाले हैं उनको भी आप सजेस्ट करना कि अपना जो कोर्स है वो विजिट करें, एक बार डेमो यूट्यूब पे जाके देखें, है ना, क्योंकि मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और इस प्राइस में इतना रिलेवेंट कंटेंट आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ओके, कहीं जाओगे तो कहीं नेट का पढ़ा देंगे, कहीं और कुछ पढ़ा देंगे। ठीक है, किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आपको एग्जाम को क्रैक करना है, ओके, तो आपको उसका रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना जरूरी है। मतलब अगर आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है तो आपको सेकंड फ्लोर की लिफ्ट लेनी पड़ेगी, न तो आप थर्ड फ्लोर की ले सकते, न आप फर्स्ट फ्लोर की ले सकते। मतलब यहाँ पे आप नेट तो 11वीं 12वीं का पढ़ सकते, सिंपल जो स्कूल में पढ़ते हैं, ना तुम नेट का पढ़ सकते जो अपने हाईएस्ट पढ़ते हैं साइंटिस्ट बनने के लिए, जेआरएफ के लिए, है ना। ये आरपीसी का लेवल है, इसको अकॉर्डिंग टू आरपीसी पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ यही मोस्ट रिलेवेंट है, इनसे ज्यादा कुछ पूछा गया है नहीं आज तक इतिहास में। सारे पीवाईक्यू अपने डिस्कस कर रहे हैं, जो आप देखते होंगे प्रत्येक टॉपिक के अंदर एक दो पीवाईक्यू आ जाते हैं, तो वो वही वाले हैं जो पीछे आए थे, लास्ट के 2 साल के यूट्यूब पे करवाई दिए, तो वो आप सिलेबस हो जाएगा तो उसके एक साथ भी कर लोगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, डिटेल है, वो देख लेना। क्वांटम मैकेनिक्स साथ साथ में तैयार करो। इसका टेस्ट जो है वो जैसे ये टेस्ट अपना क्वांटम खत्म होगी ना, उससे बहुत पहले ही लगभग इसी संडे को अपलोड हो चुका होगा अपने ऐप के अंदर, है ना। तो टेस्ट अलग से ज्वाइन कर लेना बीटा वाली, और उसमें टेस्ट देते रहना। जैसे क्वांटम पूरी तो क्वांटम का टेस्ट, न्यूक्लियर पूरी होगी तो न्यूक्लियर का टेस्ट, इस तरीके से आप चलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। ओके बाय, टेक केयर, बाय।